नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि वो निजी अस्पतालों द्वारा गरीब और अशिक्षित लोगों से इलाज के लिए वसूले जा रहे अधिक कीमत पर रोक लगाने के लिए म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस डिजीज के लिए अपनी मुफ्त इलाज नीति को प्रचारित करे। जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस बीयू देवदार की खंडपीठ को एमिकस क्यूरी ने सोमवार को महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना MJPJAY में बीमारियों की सूची में म्यूकरमाइकोसिस को शामिल करने के राज्य के फैसले के बारे में बताया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका के एक पैराग्राफ पर आपत्ति जताई, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी। इसके साथ ही परमबीर सिंह ने अदालत को आश्वासन दिया कि वो एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को अपना बयान स्पष्ट करेंगे। परमबीर सिंह ने कोर्ट के समक्ष थाने पुलिस द्वारा प्राथमिकी के संबंध में की जा रही जांच में राहत नहीं मांगने का भी वादा किया, जब राज्य ने उन्हें 9 जून 2021 तक उक्त प्राथमिकी में गिरफ्तार नहीं करने के लिए सहमति दी। भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के क्यूबा भाग जाने की अफवाहों का खंडन करते हुए उनके वकील विजय अग्रवाल ने मंगलवार को कहा कि वो एंटीगुआ का वैध नागरिक है और विदेश में उसके पास कोई कानूनी बाधा या जोखिम नहीं है। वकील ने बताया कि उन्हें चोकसी के परिवार द्वारा बताया गया था कि आपराधिक जांच विभाग CID चोकसी की तलाश के लिए जांच में एंटीगुआ पुलिस के साथ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार और लोगों की सूचना के अधिकार और न्यायिक रिकॉर्ड में पारदर्शिता बनाए रखने के सवाल से जुड़े एक मामले में इंडियन कानून की NDPS मामले में बरी किए गए अमेरिकी नागरिक से जुड़े फैसले को गूगल, याहू आदि सर्च इंजन से हटाने या ब्लॉक करने का निर्देश देकर भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। देश में कोरोना के बढ़ते मामले और राज्य सरकारों की ओर से लागू बंदिशों के मद्देनजर किसानों ने 26 मई को होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को टाल दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि हम काले झंडे फहराएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि देश में किसी भी तरह का आंदोलन या फिर सार्वजनिक सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। काले रंग के झंडे लगाएंगे हम, तो वही ब्लैक डे है, जो फ्लैग हैं वे लग जाएंगे और कोई भीड़ पब्लिक मीटिंग नहीं है। और ये पूरे देश भर में अपने लोग घर पर लगा सकते हैं, अपने ट्रैक्टर पर लगा सकते हैं, अपनी गाड़ी यहाँ इस पर झंडा बांध लो, जाना है तो ये रहेगा। ये भी कहा जा रहा है कि काफी संख्या में जो किसान है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे कई जगह से। नहीं, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है या फिर क्या? नहीं, कोई दिल्ली की तरफ नहीं आ रहा। तो क्या जो जहाँ पर किसान है जो जहाँ पे है, अपने गांव में है, अपने खेत में है, अपने शहर में है, किसी को अपने घर पर लगाना तो लगा सकता है। कोई अलग से कोई संख्या किसानों की है किस तरीके से? कोई संख्या नहीं। इस बारे में पूरी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि ये जैसे महामारी का समय है, निश्चित तौर पर सरकार भी पूरी तरीके से परिस्थितियों को देख रही है और अभी सबकी जान बचाना जो है वो पूरे देश की प्राथमिकता है। ऐसे में आप लोग काला दिवस भी मना रहे हैं, तो ये कितना उचित है, क्या कहना? नहीं तो काला झंडा लगाना क्या कोई गुनाह है? हमको नाराजगी है किसी से तो अपना झंडा लगाएंगे, अपने घर के ऊपर, अपने ट्रैक्टर पर लगाएंगे। तो ये जो 26 मई को आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों का लगभग 6 महीना पूरा हो गया, इसलिए कर रहे हैं या फिर ये आप लोगों का विरोध प्रदर्शन माना जाए? ये विरोध प्रदर्शन है और 6 महीने हम यहाँ पे हो गए, तो सरकार ने काले कानून वापसी नहीं दिए, इसलिए हम यहाँ पे बैठे, तो हमारा विरोध है। राकेश टिकैत ने कहा कि कोई भी किसान दिल्ली की ओर मार्च नहीं करेगा। राकेश टिकैत ने कहा, लोग जहाँ भी होंगे वही काले झंडे फहराएंगे। हमें आंदोलन करते हुए करीब 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन सरकार ने तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की ओर से 26 मई का दिन ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाएगा। का भीषण रूप सबको देखने को मिला और इसमें दुर्भाग्यपूर्ण कितने संख्या में, भारी संख्या में लोगों की जाने गई और
कितनी व्यवस्था को इसको संभालने के लिए कितने प्रशासन पुलिस को इतनी व्यवस्थाएं करनी पड़ी, जनता के सहयोग से, लॉकडाउन इत्यादि का पालन से और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करने के वजह से अभी उस परिस्थिति में नियंत्रण आया है। धीरे धीरे उस महामारी का प्रकोप पे हमारा जो जोर है वो दोबारा से आया है। हम सबसे यही आग्रह करेंगे, अपील करेंगे जनता से कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाए, ऐसे इस प्रकार का कोई भी गैदरिंग ना कराए, क्राउडिंग ना कराए, जिसमें कि कोरोना महामारी का पुनः उसको फैलने का, इन्फेक्शन का स्प्रेड होने का कोई भी उसमें उसको कोई मौका मिले और फिर से ऐसे परिस्थिति पैदा हो कि जिसमें हमें वो सब दुर्भाग्यपूर्ण दिन फिर से देखने पड़े। हम जनता से अपील करते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट नियमों का पालन करें, लॉकडाउन का नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कोई भी क्राउडिंग या गैदरिंग या किसी प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन इत्यादि का वो परमिशन नहीं है, वो सब ना करें। सर, अगर जैसे वो मार्च करते हैं ऐसे में आपको किस तरीके से सुरक्षा रहने वाली देखिए, हमारे पुलिस की व्यवस्था तमाम बॉर्डर्स पर पहले से ही लगी हुई है। किसी भी प्रकार का इलीगल एक्टिविटी या अवैध प्रवेश इत्यादि को दिल्ली में ये घटित होने नहीं दिया जाएगा और ये जो भी इस प्रकार का प्रदर्शन या इस प्रकार का जो कॉल होता है उसके आड़ में किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर या लॉकडाउन का वायोलेशन या कानून का तोड़ना, इस प्रकार का जो भी घटना घटेगी या घटने की कोई भी मंशा रखते हो, उसको निपटने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है और कानून तोड़ने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट की एक अवकाश पीठ ने मंगलवार को वरिष्ठ वकीलों के एक समूह द्वारा गर्मियों की छुट्टी के दौरान जरूरी मामलों को सूचीबद्ध नहीं करने के संबंध में शिकायतों के बाद कहा कि रजिस्ट्री को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अति आवश्यक आवेदनों को सूचीबद्ध करने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे। जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस BR गवई की पीठ ने कहा, हम भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष तत्काल आवेदनों को सूचीबद्ध करने के लिए रजिस्ट्री को निर्देश जारी करेंगे। पटना हाईकोर्ट ने सोमवार 24 मई को फैसला सुनाया कि एक अवकाश पीठ के न्यायाधीश जमानत आवेदनों के अलावा मेरिट के आधार पर किसी मामले का फैसला और निपटान नहीं कर सकता है। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने कहा, एक अवकाश पीठ के न्यायाधीश आपराधिक मामलों में जमानत दे सकता है और केवल ऐसे अन्य मामलों में स्थगन, निषेधाज्ञा और अन्य राहत के संबंध में अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। साथ ही दीवानी या संविधान के तहत जैसा कि वो आकस्मिक विचार कर सकता है, लेकिन जमानत आवेदनों के अलावा मेरिट के आधार पर एक मामले का फैसला और निपटान नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को एक रिट याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। इस रिट याचिका में चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के कहने पर कथित रूप से 2 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की CBI SIT जांच की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति BR गवई की अवकाश पीठ को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा ने बताया कि राज्य पुलिस ने दोनों हत्याओं के संबंध में FIR दर्ज की है और शिकायतकर्ताओं के आरोपों के आधार पर दोनों मामलों में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वो अदालत और हाईकोर्ट और उसके अधीनस्थ स्तर पर रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वैक्सीन को प्राथमिकता के आधार पर देने के लिए विचार करे। जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस MR अनिता की बेंच ने दायर एक याचिका पर विचार करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं और अधिवक्ता क्लर्कों को वैक्सीन प्राथमिकता सूची में शामिल किया जाए। न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार इस मामले को अधिवक्ता और अधिवक्ता क्लर्कों के संघों के साथ उठा सकती है। लॉकडाउन के बीच सक्रिय रूप से भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची प्राप्त कर सकती है और उन्हें वैक्सीनेशन के लिए प्राथमिकता मान सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते पारित एक अंतरिम आदेश में सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म WhatsApp और टेलीग्राम और कुछ अन्य व्यक्तियों को बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स के कथित रूप से अवैध रूप से ई-पेपर प्रसारित करने से रोक दिया है। ये देखते हुए कि वादी ने प्रथम दृष्टया मामला बनाया है, न्यायमूर्ति जयंतनाथ की पीठ ने कहा, वादी उक्त साहित्यिक कृति में कॉपीराइट का अनन्य स्वामी होने के कारण
किसी भी फिजिकल रूप में इसके सभी अधिकार रखता है। प्रतिवादी वादी के स्वामित्व वाले ई समाचार पत्र की प्रतियां अवैध रूप से प्रसारित कर रहे हैं, जो वादी के अधिकारों का उल्लंघन करती है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार 24 मई को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। केंद्र सरकार की अधिसूचना में कहा गया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति उत्तराखंड हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा को उत्तराखंड हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। ये नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। महामारी के कारण वकीलों को पेश आ रही परेशानियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य बार काउंसिलों को निर्देश देने की मांग की गई है कि अधिवक्ताओं को सेवा के कुछ क्षेत्रों में सीमित उद्देश्य के लिए विज्ञापन देने की अनुमति दी जाए। इस संबंध में एक आवेदन दायर किया गया है, जिसमें न्यायालय से ये घोषणा करने का अनुरोध किया गया है कि सेवा के कुछ क्षेत्रों के विज्ञापन को अधिवक्ताओं द्वारा विज्ञापन पर रोक से छूट दी जाए, जो बार काउंसिल के नियमों के तहत निषिद्ध है, और अधिवक्ताओं को उक्त उद्देश्य के लिए विज्ञापन देने की अनुमति दी जाए। एलपीजी गैस वितरकों के लिए एक पंजीकृत संघ ने हाल ही में केरल हाईकोर्ट का रुख करते हुए प्रार्थना की है कि एलपीजी वितरण कर्मियों को भी कोविड वैक्सीन में प्राथमिकता देने के लिए पहली पंक्ति के कर्मियों की श्रेणी में शामिल किया जाए। जब सोमवार को न्यायमूर्ति एएम बदर की एकल पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की, तो सरकारी वकील ने बताया कि 19 मई को जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों को कोविड-19 बीमारी के टीकाकरण में प्राथमिकता देने की बात कही गई है। टूल किट विवाद को लेकर दिल्ली और गुड़गांव में ट्विटर के दफ्तरों में दिल्ली पुलिस के पहुंचने के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर को चिट्ठी लिखकर 11 केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट को मैनिपुलेटिव मीडिया का टैग देने की मांग की है। खबर के मुताबिक ट्विटर ने भी उन ट्वीट्स के यूआरएल मांगे हैं। कांग्रेस ने मांग की कि केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट को भी बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की तरह मैनिपुलेटिव मीडिया का टैग दिया जाए। कांग्रेस का कहना है कि ये ट्वीट झूठे और दुर्भावनापूर्ण प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ये चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में जिन बीजेपी मंत्रियों के ट्वीट के लिंक दिए गए हैं, उनमें रेल मंत्री पीयूष गोयल, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी शामिल हैं। बीते हफ्ते बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रवक्ता संबित पात्रा और बीएल संतोष पर कथित फर्जी टूलकिट को लेकर शिकायत के बाद कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर ट्विटर को चिट्ठी लिखकर इनके ट्वीट्स हटाने और अकाउंट को हमेशा के लिए बंद करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के फर्जीवाड़े की, फ्रॉड की और फर्जी कागजों से पूरे देश को भ्रमित करने की परतें आए दिन खुलती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ताओं और नेताओं ने और आधा दर्जन मंत्रियों ने एक फर्जी टूल किट का कागज जग जाहिर किया। अब जब छत्तीसगढ़ की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जब ऑल्ट न्यूज ने उस ढोल की पोल खोल दी और फर्जीवाड़ा साबित कर दिया, जब ट्विटर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं के ट्विटर हैंडल पर मैनिपुलेटेड मीडिया की मोहर लगा दी, तो अब सरकार छटपटा गई। और आज जो पहले देश में कभी नहीं हुआ वो हुआ। अब ट्विटर के दिल्ली और गुड़गांव दफ्तरों पर रेड मरवाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोशल मीडिया के ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को डराने का घिनौना प्रयास कर रही है। मोदी जी ये जान लें, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जीवाड़ा कर रहे थे तो सरकार उनके संरक्षण में क्यों खड़ी है? इंटरमीडिएट रूल्स जो लागू हैं वो तो 25 मई 2021 से लागू होंगे। आज तो वो लागू ही नहीं, तो किस धारा या कानून के तहत दिल्ली पुलिस नोटिस जारी कर रही थी? और अब जब
छह कैबिनेट के मंत्री समेत आईटी के मंत्री रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने इस ट्विटर हैंडल को, इस मैनिपुलेटेड मीडिया को यूज किया था, जब उनकी ढोल की पोल खुलती नजर आई तो अब दिल्ली पुलिस के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी हो गई है। जान लें, इस देश के नौजवान, इस देश के युवा, इस देश के लोग इस प्रकार से जबरन जबान पर ताला लगाने की कोशिश जो है उसमें आप कभी कामयाब नहीं होंगे। आप युवाओं की, इस देश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जुबान बंद नहीं कर सकते। आपका फर्जीवाड़ा साबित हो गया है और इसकी सजा भाजपा के नेताओं को अवश्य मिलेगी। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।